मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम शुभयागमन, स्वागतम स्वागतम शुभयागमन। आज का यह जिला स्तरीय युवा सम्मेलन नेहरू युवा केंद्र बक्सर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से आए युवाओं का भी तथा विभिन्न युवा क्लबों से भी आए हुए अध्यक्ष सचिव का भी इस सेवाधाम की धरती पर, बक्सर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है जिला स्तरीय युवा सम्मेलन। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को एक मंच नहीं मिल पाता है, जिसमें कि ग्रामीण युवा ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात को किसी एक प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाते हैं। तो जिला स्तरीय युवा सम्मेलन वह एक मंच है जिसमें युवा पीढ़ी जो है हमारे भारतवर्ष की, वह अपनी बात को रख भी सकती है और उसके मन में जो विचार है, कुतूहल जो है, वह इस जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में डिस्कशन कर सकती है। आप सभी से मीठी महुई आए बाबा, से मीठी महुई आए बाबा, अरे बाबा महुआ न लगी गईले खोज सजन लोगवा घेरी आईले ना, के अरे बाबा महुआ न लगी गईले खोज सजन लोगवा घेरी आईले ना। इस प्रांगण में आयोजित जिला युवा सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्री सागर माहेश्वरी सर। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एमडी कॉलेज महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर रासबिहारी शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे हैं संजय जी, हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ, और आप सभी तमाम प्रतिभागियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपैया। और ये है किसके लिए? तो युवाओं के लिए। युवाओं पर विशेष जोर देने का क्या कारण है, ये हम लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ही आज जो युवा हैं कल के भविष्य हैं, कल आप ही के हाथ में सारा सिस्टम होगा। आज जो आपके हमारे गार्जियन कर रहे हैं वो कल हम लोगों को करना होगा, तो ये कैसे करेंगे? आज केवल 5 ही क्लब को दिया जाएगा।
अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। हेलो, सबसे पहले उपस्थित सभी अतिथिगण, बक्सर जिला से आए हुए विभिन्न क्लबों से उनका इस जिला स्तरीय युवा सम्मेलन 2022 में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जिला युवा सम्मेलन, जो नेहरू युवा केंद्र बक्सर द्वारा यह कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। आज हमारे बीच अतिथि, अध्यक्ष और बहुत सारे हमारे जिले से दूर दराज से चलकर आए हुए सभी सदस्य कार्यक्रम का शुभारंभ, जब हम किसी भी चीज का शुभारंभ करते हैं तो मां भारती, स्वामी विवेकानंद या अन्य देवी देवताओं को याद करते हैं। तो हम लोग कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ वहीं से होगा। एक बार मैं आप सबको बता दूं कि हमारे बीच जिला युवा अधिकारी बक्सर नेहरू युवा केंद्र के श्री सागर माहेश्वरी जी आ चुके हैं, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रोफेसर रास बिहारी शर्मा अतिथि के रूप में हमारे बीच आ चुके हैं, जो कार्यक्रम समन्वय एमसीसी एमबी कॉलेज बक्सर से हैं, एनएसएस। और शैलेंद्र कुमार राय जिला परियोजना अधिकारी हमारे बीच आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि अपने अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। दो को सामने लाना तथा जोर से उठाना है, जिनको संयुक्त रूप से स्वयं सेवा की भावना के साथ समयबद्ध ढंग से हल किए जाने की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नेहरू युवा केंद्र बक्सर द्वारा तथा अन्य विभागों की विद्यमान तथा नए प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में सूचना प्रसार तथा उन्मुखीकरण और विकास प्रक्रिया में युवाओं की प्रभावोत्पादक भागीदारी के लिए रणनीतियां तैयार करने के लिए भी तैयार किया गया है। आज हम लोग जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में आए हुए हैं। जिला युवा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आपका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। मैं बता दूं, युवा नेताओं को अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे वैसे युवा हैं, युवतियां हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई रहती है, मगर उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कराकर, जिला स्तरीय कार्यक्रम कराकर उनको उनके मंजिल तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनके अंदर जो छुपी प्रतिभा है वो निकलकर सामने आए। अनुभव साझा करने, अनुभव एक बहुत बड़ा चीज है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, हमारा अनुभव बढ़ते जाता है, और हर एक व्यक्ति दूसरे से अनुभव
करता है, सीखता है। युवा सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां सुझाने के लिए अवसर और मंच प्रदान करना, मतलब कि आपको जिस गांव से, जिस परिवेश से आप हैं, वहां से उठाकर आपको प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। यही नेहरू युवा केंद्र का कार्य है कि आपको उन्मुखीकरण करना, आपको जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखार कर आगे की तरफ बढ़ाना। उसके बाद रणनीतियां तथा गतिविधियां, इसका मतलब कि आप कौन सी रणनीति अपनाते हैं और कौन सी गतिविधि करते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़िएगा, उसके बारे में है। युवाओं को अभिमुख करें, अनुभव साझा करें और सामाजिक और राष्ट्रीय चेतनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करें। हम सभी युवा को चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि चिंतन करनी चाहिए। चिंतन करिए, चिंतन करिएगा तो आप अपने लक्ष्य पर आगे की तरफ बढ़िएगा, चिंता करिएगा तो पीछे हटिएगा। इसलिए चिंतन करने का अति आवश्यक है। अनुभव साझा करिए एक दूसरे से। अगर आपके पास दुख है, सुख है, दोनों चीज आता है, तो दुख आया फिर उसको कैसे आप उस समस्या से सुलझे, उसको दूसरे को बताइए ताकि दूसरे के पास वो पास ना आए। राष्ट्रीय चेतनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना। सबसे पहले आपका राष्ट्र है, उसके बाद आपका परिवार आता है, उसके बाद आप आते हैं। तो राष्ट्र के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी प्रकार की विपदा है उसके समस्या का समाधान करने के लिए समान रूप से लोगों और विशेष रूप से युवाओं के बीच अर्जित ज्ञान का प्रसार करने के लिए युवाओं को तैयार करें। 100 युवाओं की एक न्यूनतम की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आप लोग जानते हैं कि विभिन्न ब्लॉकों से आए हैं, विभिन्न क्लबों से आए हैं। उस क्लब में बहुत सारे टीम होता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव और कार्यकारिणी सदस्य। उसके बाद बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो सभी का एक गठन होता है ताकि हम सब मिलकर आगे की तरफ बढ़ें और अपने राज्य का नाम रोशन करें। तो चलिए अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के सम्मुख हम अपने अतिथियों से आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रिय महोदय जी, आप कृपया मोमबत्ती जला दीजिए और वहीं पर साइड में हो जाइए। हमारे मुख्य अतिथि जाए बैठ जाए। अभी आप सब लोगों के सामने दीप प्रज्वलन हुआ। अंधेरा को हटाकर प्रकाशमय माहौल को किया गया। अब मैं चाहूंगा हमारे जिला युवा अधिकारी श्री सागर माहेश्वरी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे और शैलेश कुमार राय जिला परियोजना पदाधिकारी जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जिला युवा अधिकारी श्री सागर माहेश्वरी जी को बुके देकर सम्मानित किया जाए। अब मैं जिला युवा अधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं कि हमारे आए हुए अतिथि प्रोफेसर राज बिहारी शर्मा जी को बुके देकर सम्मानित करें। और मैं प्रोफेसर
राज बिहारी शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि हमारे शैलेंद्र कुमार राय जिला परियोजना पदाधिकारी को बुके देकर सम्मानित करें। शैलेंद्र कुमार राय जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया माल्यार्पण हमारे जिला युवा अधिकारी को करें। शैलेंद्र कुमार राय जी प्रोफेसर राज बिहारी शर्मा जी को माल्यार्पण करते हैं और मैं जिला युवा अधिकारी से आग्रह करता हूं कि शैलेंद्र कुमार राय जी को अब मैं नवरंग कला मंच के अध्यक्ष महोदय आए हैं, कृपया आ जाएं और हमारे जिला युवा अधिकारी को माल्यार्पण कर सम्मानित करेंगे। अब जिला युवा सम्मेलन से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो नवरंग कला मंच के अध्यक्ष हैं उनको बुके देकर सम्मानित करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत गीत के लिए प्रियमोदा दुबे, रीतम दुबे और ज्योति कुमारी से आग्रह करता हूं कि आ जाए और स्वागत गीत नवरंग कला मंच डुमराव आ जाइए। मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम शुभयागमन, स्वागतम स्वागतम शुभयागमन। मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम
मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम शुभ आगमन स्वागतम स्वागतम शुभ आगमन। अब मैं कार्यक्रम में आए हुए शैलेंद्र कुमार राय जिला परियोजना अधिकारी से आग्रह करता हूं कि आए और जिला स्तरीय युवा सम्मेलन के बारे में हमारे युवाओं को संबोधन करें ताकि हमारे युवा आगे की तरफ उन्मुख हो और आगे की तरफ बढ़े। तो चलिए इसके सर शैलेंद्र कुमार राय जी आएंगे। सबसे पहले मैं जिला युवा अधिकारी बक्सर श्री सागर माहेश्वरी जी से आग्रह करता हूं कि आए और हमारे जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में संबोधित। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण का आज के जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह जिला स्तरीय युवा सम्मेलन नेहरू युवा केंद्र बक्सर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रखंडों से आए युवाओं का भी तथा विभिन्न युवा क्लबों से भी आए हुए अध्यक्ष सचिव का भी इस सेवाधाम की धरती पर बक्सर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है जिला स्तरीय युवा सम्मेलन। आप सभी ने देखा होगा कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को एक मंच नहीं मिल पाता है, जिसमें कि ग्रामीण युवा ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात को किसी एक प्लेटफॉर्म पर रख नहीं पाते हैं। तो जिला स्तरीय युवा सम्मेलन वह एक मंच है जिसमें युवा पीढ़ी जो है हमारे भारतवर्ष की वह अपनी बात को रख भी सकती है और उसके मन में जो विचार है कुतूहल जो है वह इस स्तरीय जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में डिस्कशन कर सकती है। आप सभी लोग नेहरू युवा केंद्र से जुड़े होंगे और कहीं ना कहीं जानते भी होंगे कि नेहरू युवा केंद्र बक्सर या पूरे जो भारतवर्ष में जो 623 जिलों में संचालित है वह ग्रामीण युवाओं के विकास के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए प्रगतिशील है। हर कदम हर प्रयास हमारा यही रहता है कि हम ग्रामीण युवाओं को जो भी संसाधनों से विचलित हैं, जिनके पास भी संसाधन पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन तक प्रत्येक संसाधन पहुंचाया जाए। इस वर्ष भी नेहरू युवा केंद्र ने अनेकों और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें से कुछ कार्यक्रम का उल्लेख मैं इस मंच के द्वारा करना चाहता हूं। सबसे पहला जो कार्यक्रम अभी जो हाल ही में हुआ था जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें हम लोगों ने सांस्कृतिक के क्षेत्र से जितने भी विभिन्न युवा हैं उनकी जो प्रतिभा है उनको बढ़ाने का काम किया और उस प्रतिभा को बढ़ाने के साथ साथ उनको एक मंच दिया कि वो किस तरीके से जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का उन्मूलन कर सकते हैं तथा हम यहाँ भी प्रमोट करेंगे कि वह राज्य स्तर तक जाएं और नेशनल लेवल तक वो पहुंचे, जिससे ना कहीं उनका ही उद्धार होगा बल्कि बक्सर का भी एक नाम होगा और नेहरू युवा केंद्र ऐसा मंच प्रोवाइड कराता है। दूसरा कार्यक्रम उसके बाद जैसे कि हम लोग प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के बारे में भी जानते हैं, जिसमें विभिन्न ग्रामीण युवाओं का स्पोर्ट्स के प्रति कैसे रुझान बढ़े। जो लोग स्पोर्ट्स खेलना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं होता है, स्पोर्ट्स सामग्री नहीं होती, उनके अंदर अभिरुचि है, उनके अंदर जागरूकता है, वह खेल कूद के बारे में समर्पण भाव रखते हैं लेकिन वह इस खेल से वंचित रह जाते हैं। इस बात को भी नेहरू युवा केंद्र जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, वह यह भी सुनिश्चित करता है कि उन सारे युवाओं को जिनके पास खेल सामग्री नहीं पहुंच पा रही है उनको
उनको खेल सामग्री दी जाए तथा वो उस खेल को आगे तक बढ़ाएं। और आज हम इस मंच से, जिसमें हम जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं, हम ऐसे ही प्रतिभाशाली खेलकूद के जो प्रेरक हैं उनको आज सम्मान के तौर पर खेलकूद सामग्री वितरण करने का भी कार्य करेंगे। जब हम बात करते हैं प्रखंड स्तरीय की, तो प्रखंड स्तरीय के साथ साथ हम जो प्रतिभा हमारी निखर के आती है प्रखंड स्तर पर, हम उसको जिला स्तर पर भी प्रमोट करते हैं। तो नेहरू युवा केंद्र ना ही सिर्फ प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भी कार्यरत है और जिसका आयोजन शीघ्र अतिशीघ्र होगा। इसी के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत नमामि गंगे परियोजना जो आती है, उसमें हम गंगा जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं, गंगा की साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। इसमें हम जिला प्रशासन के साथ पूर्ण संयोजन करके, कोलैबोरेशन करके गंगा से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको प्रमोट करते हैं, जिसमें आज हमारे जिला परियोजना पदाधिकारी आए हुए हैं नमामि गंगे से। वह अधिक विस्तार से आपको बताएंगे कि नमामि गंगे के तहत क्या क्या परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से हम युवाओं को उनमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये तो हो गए प्रमुख कार्यक्रम जो कि हम लोग प्रमोट करते हैं। इसी के साथ साथ गांव में भी हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम जो कि 1 दिवसीय होते हैं, 2 दिवसीय होते हैं, उसके माध्यम से भी युवाओं को जागरूक करते हैं। जो कि अभी कुछ ही दिनों में पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से वो भारत को सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आज का युवा जो है वो रोजगार ढूंढता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का अभियान छेड़ा था। और उसी अभियान के अंतर्गत हम लोग युवाओं का उन्मुखीकरण, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम का भी आयोजन विभिन्न प्रखंडों में संचालित करते हैं, जिसके माध्यम से जो भी युवाओं से रिलेटेड स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, जो कि सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक बंधी ना रह जाए, हम उसका पूर्ण प्रयास करते हैं कि वहां एक रिमोट एरिया, एक छोटे तबके के जो क्षेत्र से जो युवा आते हैं उन तक भी वह योजना सरकार की पहुंच सके, जिसके बारे में वह जागरूक हो सके। इसमें हमारे जो युवा क्लब है, इसके माध्यम से जो हमारे युवा क्लब है वह अत्यधिक क्षेत्र में प्रयासरत रहें और इस तरीके से वह जो सरकार की योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से बेनिफिट ले पाए। इसी के साथ साथ हम लोग का अभी कार्यक्रम जो है कैरियर काउंसलिंग वह भी चल रहा है, जिसमें हम लोग कैरियर मार्गदर्शन के बारे में युवाओं को बताते हैं कि उनको 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद किस प्रकार का कैरियर का चुनाव करना चाहिए। उस क्षेत्र में भी युवाओं को हम लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। और नेहरू युवा केंद्र का जो मेन उद्देश्य है वह हमारे मार्गदर्शक और हमारे भगवान स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी से आया है, जिसका आज हम लोग ने चलचित्र पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलन करके उनका अभिनंदन भी किया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी इसके प्रेरक हैं, हमारे जितने भी देश के युवा हैं वह उन सबके भी प्रेरक हैं। और आप सभी लोगों के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और लीजेंड एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके भी प्रेरक कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी थे। वो भी स्वामी विवेकानंद जी को काफी मानते थे। और इसी के साथ साथ अनेक महान पुरुष जो हमारे देश के हुए हैं और विदेशों के भी, मैं एक नाम लेना चाहूंगा, निकोला टेस्ला। आप लोगों ने सुना होगा टेस्ला की गाड़ियां आती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, वहां भी स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक थे, काफी उनको मानते थे, उनके फॉलोअर्स थे वो। और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी अभी हमने हाल में ही जयंती बनाई थी, वह भी स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक थे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहता हूं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक नदी पार करने का प्रयास कर रहे थे। वहां नदी के तट पर खड़े थे और एक वहां पे महान साधु आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं हूं स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि आप तो
बहुत बड़े प्रचारक हैं और आप क्यों किसी नाव का इंतजार कर रहे हैं, आप तो तैर के भी पार कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप नाव का इंतजार ना करिए, मैं देखिए मैं आपको ये नदी जो है पार करके दिखाता हूँ। और वहां गए, पैर से चल के, किसी उनकी शक्ति ऐसी थी, वो नदी पार करके आए और वापस आ गए स्वामी विवेकानंद जी के पास। उन्होंने कहा कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आप इतने लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, क्या फायदा है उस चीज का कि आप एक नदी भी नहीं पार कर सकते हैं और आपको नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत पड़ रही है, किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने तब तो कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बोला, उस साधु ने बोला कि मैंने इसके लिए 15 साल तपस्या करी इस विद्या को प्राप्त करने के लिए, और इस विद्या को प्राप्त करने के बाद ही आज मैं यह कार्य करने में सक्षम हो पाया। तो इस पर जब तक यह वार्तालाप चल रही थी तब तक एक नाव आ गई। नाव में वहां दोनों स्वामी विवेकानंद जी और वहां साधु बैठ के गए, नदी पार करी और अंत में जब नदी के तट पर पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1 रुपए दिए नाव वाले को, उसका जो किराया था, यानी 50-50 पैसे दोनों लोगों के। तो स्वामी विवेकानंद जी ने तब उत्तर दिया उस साधु को कि जो काम 50 पैसे में किया जा सकता था, आपने उसके लिए 15 साल बर्बाद कर दिए हैं, और आपने उसके लिए 15 साल जो बर्बाद किए हैं, मैंने वह 15 साल समाज सेवा के लिए, उत्थान के लिए किए हैं। इसलिए मेरे आत्म तो इसीलिए हम लोगों को अपने समय को भी बचाना चाहिए, और समय से कीमती दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। आप लोगों का स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के प्रति जो रुख होना चाहिए वह बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी भी काम को हार्ड वर्क नहीं, एक स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। जिस कहानी के माध्यम से मैंने यह बताना चाहा कि 15 साल बर्बाद करने के बजाय अगर आप उसको स्मार्टली 50 पैसे में भी कर सकते हैं, तो वह आपका समय जो कीमती है वह आपके कैरियर उत्थान के लिए, आपके समाज उत्थान के लिए और आपके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जरूर काम है। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हम युवाओं को क्लब के गठन, खेल सामग्री, स्वरोजगार और कैरियर के बारे में विस्तार से समझाया। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गान प्रस्तुत करेंगी प्रियमवदा दुबे। गान वो है जो आपके दिलों को छू जाएगा। जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में अपने स्वर से गायत्री आम से मीठी मोहैया के बाबा, आम से भी मीठा क्या चीज है, वो प्रियमवदा दुबे के स्वर से सुनेंगे। A very good morning to all of you, Mr. Sagar Maheshwari and notable present here. Now I am singing one traditional song, folk song. आम से मीठी महुआ बाबा, आम से मीठी महुआ बाबा, अरे बाबा महुआ नदी गईले खोज सजन लोगवा घेरी आइले ना के, अरे बाबा महुआ
मेरा जितना शिक्षा मेरे पापा ही कर रहे हैं। हम लोग 3 बहन हैं, तो जो लालन पालन करने में उनको समय लगता है वो विदा करने के वक्त उतना अमाउंट नहीं होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपने पकड़ रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दहेज बहुत मायने नहीं रखता है। कभी कभी आपके कला, आपके हुनर, आपकी एजुकेशन से भी लोग आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सभी के दिलों को छुआ। कहते हैं माँ की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम, माँ की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम, कांटों के बीच खिलता हुआ गुलाब हो तुम सिर्फ बेटी नहीं, तुम सिर्फ बेटी नहीं, अपने माता पिता की जान हो। मैं अगले वक्ता के रूप में शैलेंद्र कुमार राय जी से आग्रह करता हूं कि स्टेज पर हमारे बीच आए और हमारे युवाओं को जिला स्तरीय युवा सम्मेलन नमामि गंगे परियोजना पर प्रकाश डाले ताकि हम सब उन्मुख हो सके। नेहरू युवा केंद्र बक्सर के द्वारा आज इस प्रांगण में आयोजित जिला युवा सम्मेलन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी श्री सागर माहेश्वरी सर। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एमडी कॉलेज महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राज बिहारी शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे हैं संजय जी, हमारे कुछ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ, और आप सभी तमाम प्रतिभागियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस विषय को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, वो विषय अपने आप में गौरवशाली और महत्वपूर्ण रहा है। हम जब इसको देश से जोड़ के देखते हैं, जितनी भी चीजें थी वो सर ने आपको बताया कि एक जब हमें एक युवा है तो हम कौशल विकास के क्षेत्र में भी हमें आगे जाना चाहिए। हमें यदि राष्ट्र के इस भारत जैसी पुण्य भूमि में अगर हमने जन्म लिया है और जब हमें युवाओं के परिदृश्य के रूप में देखा जाता है तो राष्ट्र के निर्माण में भी हमारी भूमिका होनी चाहिए। जब वर्तमान परिदृश्य की बात होगी, जब देश में वर्तमान परिदृश्यों की बात होगी, विषयों की बात होगी, तो हम जैसे युवाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है इस पुण्य भूमि पर और इस भारत। दिवाइयों सर आपको बता रहे थे कि हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हमारा एम क्या है, हम किस मोटो को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और नेहरू युवा केंद्र का जो मूल काम होता है, जो मूल कर्तव्य होता है, हम किस पैटर्न पे काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या होता है। दिवाइयों सर ने हम सभी के बीच में रखा कि हम इन विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं जब नमामि गंगे परियोजना की बात आती है, तो जब मैं नमामि गंगे परियोजना की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि एक युवा होकर के और सामने इस योजना में गंगा स्वच्छता में यदि हम युवाओं को कैसे सम्मिलित कर पाएंगे। आप समझ जाइए, बंदर को जब एक 2 साल का बंदर होता है और उसको 2 साल का बंदर कैसे समझा सकता है, हम अपने मन में भाव को समझ सकते हैं। 4 युवा तभी दोस्त बन सकते हैं जब सबकी सोच एक होती है। तो मैं यदि अपने आप को इसको स्वरोजगार में से जोड़ के देखता हूं और मैं जब आपके पास जाऊंगा और मैं कहूंगा आपको कि आपको मेरे साथ खड़ा होकर के गंगा की स्वच्छता करनी है, गंगा को साफ बनाना है, तो आपका प्रश्न ये होगा हमारे सामने कि बताइए कि फिर मैं जब गंगा की स्वच्छता में आपके साथ अपने टाइम को बर्बाद करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा। तो जब एक युवा के नाते जब हम समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को जब
एक जगह पे रख करके तौलते हैं तो हमें लगता है कि भारत एक ऐसा पुण्य भूमि है, भारत एक ऐसी धरा है, भारत में युवाओं के अंदर एक ऐसी सोच का प्रवाह होता है कि हम कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए इस धरती पे आते हैं, अपनी चीजों को बढ़ावा देते हैं, हम कौशल विकास को लेकर के आगे बढ़ते हैं, हम अपने स्किल को लेकर के आगे बढ़ाते हैं और जब जब आवश्यकता पड़ती है हम राष्ट्र के हित में इस भारत माता के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने का एक प्रण लेते हैं, मन के अंदर एक संकल्प डालते हैं और अपने स्किल को विकसित करके अपने अंदर की एक जो कला है उसको निखार करके हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज, अपने प्रदेश और अपने राज्य का नाम हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आजकल ये विषय है, हम सभी को ये सोचना चाहिए। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, व्यापारिक सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन और आज हम यहाँ यूथ सम्मेलन कर रहे हैं। हम जब यूथ की पावर्टी को समझेंगे, जब हमारे सामने आता है शब्द एक युवा, तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने मन के अंदर इस वर्ड को डाल करके सोचना चाहिए, आखिर युवा किसे कहा गया है, युवा का मतलब क्या होता है। जब हम युवा के अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं, जब हम युवा के महत्व को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम ये सुनते हैं, हम अपने बुजुर्गों से, हम अपने शिक्षकों से या हम अपने मार्गदर्शकों से ये सुनते हैं, ये हमें बताया जाता है कि युवा के पास बल की कोई कमी नहीं रहती। हमारे पास बल की कोई कमी नहीं है, न हमारे पास सोचने की शक्ति है। हम जिस धारा में बढ़ेंगे उस धारा में हम सिर्फ बढ़ते जाते हैं और फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि उससे हमारा अतीत क्या होगा। हम सिर्फ फ्यूचर देखते हैं, हम सिर्फ भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो कुएं वाली पंक्तियां भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर हमें सिल पर परत की हमें सिल के परत पर निशान लाना है तो हम युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि वर्तमान परिदृश्य में हम कहाँ खड़े हैं। अभी जब हम युवा सम्मेलन, जब इस युवा सम्मेलन की हम बात करते हैं, जब युवा सम्मेलन की बात करते हैं तो इसमें है शिक्षा नीति। आप सभी जानते हो कि 2020 में केंद्र सरकार ने अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ परिवर्तन किया और उन्होंने वो नई शिक्षा नीति लाए। और जब हम इस शिक्षा नीति के बारे में, इस भारत और भारतीयता के बारे में और जब इस भारत की शिक्षा नीति के बारे में जब पढ़ते हैं आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, तो हमें ये बताया जाता है, हमें एक किताब में पढ़ने को मिलता है कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम था वो इतना मजबूत था, इतना प्रभावशाली था कि लोग दूसरे देशों से आते थे, यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो अपने देश में जाते थे तो वहाँ अपने वो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाते थे। हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। लोग बच्चे जो होते थे वो घर से निकल जाते थे गुरु के सानिध्य में रह करके और वहाँ पढ़ाई करते थे। लेकिन यदि आज के हम एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो हम युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को किस जगह पे पाते हैं। बहुत सारी यहाँ पर हमारी जो बहनें हैं वो स्किल योजना से जुड़ के काम कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो अपने स्किल को बढ़ावा दे रही हैं उसको अपने तक सीमित मत रखिए। जो आपका परिवार और समाज है जब वो सुदृढ़ बनेगा, आपके अनुभवों को, आपके विचारों को जब वो फैलेगा, जब आप लोगों को बताएंगे तभी जाकर के हम सशक्त समाज की तरफ बढ़ेंगे। और जो हम बात करते हैं कि भारत जो विकासशील देश है, जब तक आप सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक इस देश के युवा, जब तक इस देश के यूथ के अंदर जो यूथ है उनके अंदर आत्मशक्ति, जब तक आत्मशक्ति का प्रभाव नहीं बढ़ेगा तब तक वो अपनी चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम जब सम्मेलन की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, सम्मेलन की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो हमारा मूल सिद्धांत होना चाहिए, हमारा जो मूल प्रभाव होना चाहिए, उसे हमें जुड़ करके काम करने चाहिए। हम ये नहीं करते कि हमारा नेहरू युवा केंद्र का काम क्या है, हम विलेजर्स, हमारे जो गांव के जो युवा हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम उनके अंदर जाकर के उनकी एक टीम खड़ा करके और उनको सबसे पहले स्किल, मतलब उनको स्किल बनाते हैं, उनको स्किल करते हैं और उनको अपने साथ जोड़ करके फिर हम अपने उस गांव के और उस समाज में जो कुछ भी काम होता है वो हमारे द्वारा चलाया जाता है। आत्मनिर्भर भारत की बात होती है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा भाई? तो जब आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब तक हम और आप अपने अंदर की स्किल को नहीं पहचानेंगे। हम जब एक विद्यार्थी जब होते हैं हम, तो क्या होता है, हम अपने समाज में चीज को देखते हैं कि एक यदि बच्चा मैट्रिक पास करता है और उस अच्छे नंबर से पास कर गया तो फिर उसको तरह तरीके के सजेशन दिए जाते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर के ललक को पहचानिए,
आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रतिभा है, आपके अंदर कौन से ऐसे विषय में रुचि है पढ़ने में, फिर आप उसमें जाइए, उसमें आगे बढ़िए। अगर आप एक अच्छे हिंदी के विद्यार्थी बनेंगे तो उससे क्या होगा, जब आपके अंदर हिंदी पढ़ने की अच्छी काबिलियत है, हिंदी आपको अच्छी आती है, तो आप हिंदी को पढ़िए। ये नहीं कि हम मैट्रिक अच्छे नंबर से पास कर गए हम तो फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरफ जाएंगे, ये नहीं करना। तो जब हम स्किल की बात करते हैं, जब हम युवा की बात करते हैं, तो ये जितनी सब विषय हैं हमें सोचने की आवश्यकता है। हमें अपने मन के अंदर इन विषयों को सोचने की आवश्यकता है, डालने की आवश्यकता है। अब बात चलती है नेहरू युवा केंद्र क्या है, हम जागरूकता विषयों पे काम करते हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। नेहरू युवा केंद्र जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर जितनी योजनाएं हैं हम पोस्टर के माध्यम से, हम ये अखबारों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप लोगों तक जाते हैं और हम उन्हें ये बताने का काम करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में ये सब चीजें हैं जिनका फायदा आप ले सकते हैं या आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। इन्हीं सब विषयों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज के युवा सम्मेलन का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो स्वच्छ गांव, हरित गांव बनाना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, प्लास्टिक फ्री अपना जो समाज है गांव उसको प्लास्टिक फ्री बनाना है। एक चीज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब हम एक सशक्त युवा की बात करते हैं और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जब देश की परिकल्पना और देश का जब आधार लिखा जाता है या जब भी लिखा गया है तब बात युवाओं की हुई। 1974 का आंदोलन हम सभी जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता है। देश में एक ऐसी क्रांति आई राजनीतिक स्तर पे कि पूरा देश उस संग्राम में हिल करके रह गया। जब देश अपना गुलाम था, जब देश में किसी दूसरे अपने देश में जब दूसरे देश के लोगों का आधिपत्य चलता था, तब इस देश के युवाओं ने अपने कंधों पे ये भार लिया कि नहीं, हमें अपनी भारत माता को आजाद कराना है और उसका परिणाम हुआ कि हम आजाद हो गए। ये सब तमाम इतिहास है जो हमें सीख देता है कि हमें क्या करना चाहिए। और कार्यक्रम के अंत में मैं बस एक छोटी सी चिड़िया की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी कार्यक्रमों में जाते हैं और सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर एक सवाल आता है कि भाई हम अकेले इसमें क्या कर पाएंगे। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो सब कहीं ना कहीं अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। एक छोटी सी चिड़िया की मैं कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा सर ने विवेकानंद जी की जो कहानी को बताया वो हम सभी के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। उस कहानी से सीख करके, सुन करके हम अपने जीवन में उसको निखार करके, ला करके और फिर हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है। एक बहुत बड़ा जंगल था और वहां आग लगा हुआ था। उस जंगल में इतना भयानक आग लगा हुआ था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जाए और उस जंगल में पानी डाल करके और उस आग को बुझाने का काम करे। बेचारी छोटी सी चिड़िया देख रही थी उस जंगल के आग को। उसके मन में इस तरह का भाव आया कि चलो बगल में एक नदी है, मैं अपने उस चोंच में एक बूंद पानी ले चलता हूं, उसमें उस आग में डालने का काम करूंगी। उस चिड़िया ने क्या किया कि बस बगल के नदी में जा करके और अपने चोंच में जितना भी पानी अटता होगा पानी ले करके और उस आग में जा करके डाल दी। उसका प्रयास लगातार जारी था। वो तकरीबन बगल के नदी में जाकर के चोंच में पानी ले करके उस नदी में डाल करके फिर उस नदी में आती थी, फिर उस अपने चोंच में एक बूंद पानी ले जाकर के फिर उस आग में डालती थी। लगातार उसका प्रयास ये जारी था। रास्ते में उसे कौवा मिलता है। कौवा को हम लोग देखे हैं ना, कौवे वास्तविक में चालाक होते हैं। तो वो कौवा उस चिड़िया को देख करके पूछता है, पागल चिड़िया ये तुम क्या कर रही है? क्या ये इतना भयानक जो आग है तुम्हारे एक बूंद पानी डालने से ये आग बुझेगा? तभी वो छोटी सी चिड़िया उस कौवे के प्रश्न को सुन करके और हंस करके कहती है, पागल कौवे, भले हमारे इस प्रयास से ये आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। हम अपने नैतिक कर्तव्यों के बारे में जानें। महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू किया था तो उन्हें ये बात नहीं पता था कि मैं अकेला सिर्फ डंडा लेकर के आगे बढ़ूंगा और इस देश में देश के लाखों की संख्या हमारे पीछे आ जाए। तो ये सब हमारे सामने इतिहास है। हम इन सब इतिहासों से प्रेरणा ले सकते हैं। समय का पाबंदी भी है और बस आप सबसे यही कहते हुए कि आइए मिल करके अपने समाज को, राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएं, अपने अंदर के भाव को जगाएं
और एक युवा होने के नाते इस राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं। हमारे युवा के उत्थान के लिए पूरी भारत सरकार लगी हुई है ताकि हम सब आगे बढ़ें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्योति कुमारी, आज के युग में रुपया का बड़ा महत्व है, बिना रुपया का कुछ नहीं होता है। अगर कोई प्रोग्राम हो, हमारे घर में शादी हो या फिर कहीं भी, रुपया तो जरूर चाहिए। तो ज्योति कुमारी आप सबों के बीच एक गान प्रस्तुत करेंगी, मुझे क्या बेचेगा रुपया। तो मैं ज्योति कुमारी से आग्रह करता हूँ कि आए और अपना गाना प्रस्तुत करें। A very warm good morning to all of you. My name is Jyoti Kumari. I am the student of Rising Sun International School. My music teacher is Ramada Ram. So today I am going to present a song in the front of you all. बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, नाम मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरों देखी जिया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा में भाई नहीं, ऐसी साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, लहरों से लड़ूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। दिल से दिल के तार तो जुड़े नहीं, तो रस्मों पे दौलत हम काहे सहे, हम तो प्यार की ख्वाहिश में रिश्ते बुने, तो रिश्तों में लालच हम काहे सहे, क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिसाबों की केवल है वही, ऐसी शादी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, सुबह से खिलूंगी रतिया से भरूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। थैंक यू। ज्योति कुमारी ने बहुत अच्छा रुपया पर अपना गान प्रस्तुत की।
अब मैं प्रोफेसर रास बिहारी शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आए और जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में अपने वक्तव्य से हम सब युवाओं का हौसला अफजाई करें। इस सभागार में उपस्थित पंचायत से महेश्वरी सर, सलेश सर और हमारे मन संचालनकर्ता सत्य जी और यहाँ उपस्थित गार्जियन स्वरूप भी कुछ लोग हैं और शिक्षक भी हैं और छात्र भी हैं, सभी का स्वागत और सम्मान के साथ उनका वेलकम कर रहे हैं। युवाओं के लिए जो कार्य नेहरू युवा केंद्र करते हैं, आप लोग इससे जुड़े हुए हैं और वाकिफ भी हैं, जानकारी भी आप लोगों को है। और ये है किसके लिए? तो युवाओं के लिए। युवाओं पर विशेष जोर देने का क्या कारण है, ये हम लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ही आज जो युवा हैं कल के भविष्य हैं, कल आप ही के हाथ में सारा सिस्टम होगा। आज जो आपके हमारे गार्जियन कर रहे हैं वो कल हम लोगों को करना होगा। तो ये कैसे करेंगे? हम बच्चे होते हैं, जब बच्चे रहते हैं अपने गार्जियन से बहुत तरह का डिमांड करते हैं, उनसे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। कभी वो इच्छा पूरी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। उनकी क्या मजबूरी है उसको हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन जब हमारी बारी होती है, जब हम बड़े होते हैं, तब फिर अपनी मजबूरी हमको समझ आने लगती है। तो वो जो बड़े होने के बाद समझ पाते हैं, उसको अगर हम अभी समझ लें तो अपना भी कैरियर ठीक होगा। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या करना है वो भी समझेंगे। अपने गार्जियन की जो मनो इच्छा है, उनकी मनोवृत्ति है, उसको भी हम समझ पाएंगे और उनके अनुकूल व्यवहार कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा? गार्जियन के पास जो उनका व्यवस्था है, इनकम के स्रोत है, उन्होंने अपने जीवन में क्या मुकाम हासिल किया है, उसको हम अपने स्तर से किस तरह जा सकते हैं, हमारी अपनी रुचि क्या है, इन सब को पहचानना और उनके अनुकूल कार्य करना, उनके अनुकूल जो है उस सिस्टम में आगे बढ़ना जहाँ पर हमारा एक उचित मार्गदर्शन मिले, एक अच्छा मुकाम हासिल हम अपने जीवन को संभाल सकें। इसीलिए किसी संस्था से जुड़ करके ही हम नया ज्ञान और अच्छा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हम लोग किसी से नहीं जुड़े, अकेले भी रहे तो भी हमारी जिंदगी तो कट ही जाएगी। सभी लोग अपनी जिंदगी काट लेते हैं। इनका जन्म हुआ है, सबको मरना है। अपना उम्र जो ईश्वर ने हमको प्रदत्त किया है, जितनी भी उम्र है वो सबका गुजरेगा, लेकिन इसी उम्र में कुछ अच्छा कर गुजरे, कुछ अपना नाम कमा लें, समाज के लिए कुछ कर लें, तभी हमारा नाम होगा और हमारा जीना सफल होगा। तो ये कैसे होगा? इसके लिए जरूरी है कि हम अपने चीज़ों को समझें। अभी उन्हीं मजबूरियों को बताने के लिए हमारे यहाँ पर अभी 2 गीत का गायन हुआ, बहुत सुंदर, कर्णप्रिय और सभी के दिलों को छू लेने वाली बातें थी। इसमें माता का, पिता का प्यार भी था और दहेज या पैसे की जो मजबूरियां हैं वो भी इन गीतों में जाहिर हो रहा था। तो हम लोग अपने करियर को कैसे बढ़ावाएं? आप किसी छात्र से पूछेंगे कि क्यों पढ़ना चाहते हो, पढ़कर क्या करोगे, तो कहा जाता है कि नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, हम अपने पैर पर खड़े होंगे, स्वावलंबन की ओर हमको ले जाएगा। लेकिन सबकी नौकरी होगी ये गारंटी नहीं है। लेकिन हम कुछ नया सीख लें, स्किल डेवलप कर लें अपने अंदर में, तो हम जरूर स्वरोजगार अपना सकते हैं। हम अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का भी भला कर सकते हैं। तो युवा का कार्यक्रम जो ये युवाओं में उसी प्रेरणा को जगाने के लिए है। आप सब ने यहाँ पर जैसे कि पता चला प्रखंड स्तर से आए हैं, यानी कि पूरे जिले के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने प्रखंड, पंचायत और पूरे जिले का। आप लोगों में से जो भी आपके अंदर छिपा हुआ गुण है, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में है, किन्हीं का गायन में रुचि हो सकता है, किन्हीं का वादन में हो सकता है, किन्हीं का पढ़ाने में रुचि हो सकता है, किन्हीं को सिलाई में रुचि हो सकता है, अलग अलग रुचियां होती है। किन्हीं को सोशल सर्विस करना है तो आप समाज सेवक बन सकते हैं। तो अपनी रुचि को पहचानना,
अभी सर ने ये बात बताया कि मैट्रिक जैसे ही आप अच्छे रिजल्ट पास करते हैं तो तुरंत आपको कहा जाता है, कई लोग कहते हैं या माताओं पिता हो या दोस्त हो या कोई भी, कि फला आप मैथमेटिक्स ले लो, आप साइंस ले लो, आप ये ले लो। आर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आर्ट्स ही जीने की कला सिखाता है। उसी को आप पढ़कर सीख करके अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हम जी सकते हैं, सही तरह से मानव भी बन सकते हैं। तो ये किसी के कहने पर नहीं लेना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आप पढ़ाई कर लेते हैं, मैट्रिक पास करके, मेहनत करके, ट्यूशन पढ़ के, इंटरव्यू पढ़ गए, ग्रेजुएशन कर लिए, एमए पास एमएससी कर लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई काम नहीं है, कोई कहा जाए कि क्या कर रहे हो, तो बैठकर तैयारी कर रहे हैं और इसी बैठे बैठे जिंदगी में 30 35 40 साल उम्र गुजर जाता है, किसी काम पे नहीं रहते। मैसेज सर ने इसीलिए तो विवेकानंद जी का एक उदाहरण भी दिया कि 15 साल नहीं गुजारना है, 50 पैसे का काम करना है स्मार्ट तरीके से। तो वो कब होगा जब हम अपने को पहचानेंगे कि हम किस काम करने के लायक हैं, हमारी रुचि क्या है, हम अपने इच्छाओं को पहचानना है। अगर हम अपनी इच्छा को पहचानेंगे और उसी तरफ ट्रेनिंग लेंगे तो वो काम हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर नहीं ऐसा करते हैं, किसी के कहने पर कोई फील्ड में जाते हैं तो काम वो ढंग से नहीं होगा, उसमें जो उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं होगी। आप लोग देख रहे होंगे आज के समय में इंजीनियर जितने हैं, मैथमेटिक्स पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, आर्ट्स पढ़ के इंजीनियर नहीं बनेंगे। तो सारे टेक्निकल काम है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है, सभी इंजीनियर ही करते हैं। और ऐसे उदाहरण आपके सामने है कि पुल बना और उद्घाटन होते होते गिर गया, इंजीनियर ही बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं मटेरियल्स कैसा देना है। इसमें भ्रष्टाचार बहुत सारा होता है, लेकिन इन समस्याओं से कैसे हम निजात पाएंगे? उस वैसा पढ़ाई करके भी क्या हुआ, हम उस चीज को पढ़े इसलिए कि हम अच्छा काम करेंगे और वो अच्छा काम कर ही नहीं सके। तो ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी रुचि से वो नहीं पढ़ा, उस काम को अपने दिल से लगाकर अगर वो करते तब ऐसा नहीं होता। बिना डिग्री का भी बढ़िया काम किया जा सकता है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कॉलेज स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, लेकिन वो अच्छी काम करते, अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से। और बहुत सारे लोग पढ़ करके भी नहीं समझ पाते हैं। कल एक फेसबुक पर एक पेपर का कटिंग हम देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि बीएचयू के प्रोफेसर उपला बनाने का ट्रेनिंग देंगे। हम लोग देखते हैं कि गांव घर में जिनके यहाँ गाय भैंस है, गोबर को सुखाने का, उसको रख करके एक आकार दिया जाता है, सूख जाए तो उसको जलाने के काम में आता था। हमारे यहाँ पारंपरिक ईंधन का काम चलता है। अब उसको सिखाने के लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आप ट्रेनिंग देंगे कि कितना पानी मिलाना है, कितना उसमें भूसा मिलाना है, तो वो सब जो बिना पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं, उसके लिए हम समय वेस्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत कुछ नहीं है। हमको वैसा काम में दिमाग लगाना चाहिए, समय देना चाहिए जो ऐसा सबको नहीं कर सकता है। हम पढ़ के ही कर सके वो काम और बेहतर तरीके से कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि हमको पहचानना होगा। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ ये मनोरंजक चीज है। हम जितने भी काम करते हैं, कामों में दबे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ऐसे समय में हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं काम के दबाव में। तो उसकी उपयोगिता वहाँ पर जरूर है। और जो विद्या का जो वो जैसे अभी हमारे यहाँ से लता मंगेशकर जी गुजर गए, उनका योगदान इसी क्षेत्र में था। उन्होंने क्या काम किया, वो योगदान दिया कि माँ सरस्वती का अवतार उनको कहा गया। उन्होंने, आप उनके गीत को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम एकदम से शांत हो जाए, इसी में डूबे रहे और अपना मन में जो डिप्रेशन भी रहता है तो वो दूर हो जाता है, हमारे मन की बेचैनी साफ हो जाती है। तो उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, वो काम किया कला के क्षेत्र में। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इस तरह की खोज को खोजा है जो हमारे लिए आज उपयोगी है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम लोग जो काम करते हैं उस फील्ड में कुछ ना कुछ काम पहले से हुआ है, तो अब हम लोगों के पास क्या बचा है करने के लिए? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अभी संभावनाएं हैं। हमको यही संभावना ढूंढना है। जिन्होंने भी कुछ खोज किया, आविष्कार किया है, वो तभी कर पाया जब उन्होंने अपनी समस्या को पहचाना, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा और उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। तो हम लोगों को अपनी समस्या अपने आसपास क्या है
इसको ढूंढना है। इसको जब ढूंढेंगे तो उसके उपाय को समझेंगे। इसी तरह से खबर अभी इधर वीडियो चल रहा था यूट्यूब पे कि बलिया के एक लड़के ने 10 रुपये में 100 किलोमीटर चलने के लिए एक ई रिक्शा बनाया बैटरी से। तो ये एक नया खोज है कि नहीं? हमारे सामने करोड़ों रुपये के गाड़ी बाइक कार्स हैं, हम जा सकते हैं, क्या जरूरत खोजने का, लेकिन कुछ नया कर सकते थे उसमें। उन्होंने एक संभावना जताई, बनाई ऐसा चीज कि वो अब दो व्यक्ति को बैठा कर 10 रुपया का बिजली का खर्च वो चार्ज करना है और 100 किलोमीटर अच्छे स्पीड में जा सकते हैं। तो ऐसी संभावनाएं हर एक क्षेत्र में है। और एक बात और है इसमें कहना कि जैसे आप सबके पास एक बुकलेट गया है एक पेज का, सबके पास वो लिफाफा में है, आप सब उसको देखिएगा। इसमें इसके मुख्य उद्देश्य को बताया गया है कि क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। युवा नेता, आप अभी हम लोग कार्यक्रम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी घटना हो रहा है तो इसको लीडरशिप या लीड करने के लिए कौन है, तो सारे बुजुर्ग नेता हैं। तो वो सब अगर हटेंगे तो उनको रिप्लेस कौन करेगा। अगर हम लोग अच्छे व्यक्ति बनकर उनके जगह पे नहीं जाएंगे तो हमारे समाज के जो बैड एलिमेंट हैं वो उनके जगह को भरेंगे। उसके जगह पे गुंडे बदमाश या जो उस तरह के अच्छे लोग जिनको नहीं खा सकते हैं वही चुने जाते हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है, वही आगे जाते हैं। आप हम अच्छे लोग जो हैं, जो कुछ करने का इच्छा रखते हैं, वो उस जगह पर जाए। इसके लिए आप में नेतृत्व क्षमता होने की जरूरत है। और वो कैसे होगा, जब आप छोटे छोटे स्तर पर अपना वो नेतृत्व क्षमता वाला गुण दिखाएंगे। आप अपने घर में, अपने सब गांव में, अपने पंचायत में, प्रखंड में, जिला स्तर पर अपना नाम करेंगे, तब आपको पहचान मिलेगी और लोग भी आपको भी चुनेंगे। आप हम सब वहां पर जा सकते हैं। तो युवा नेता जो बनेंगे उसके लिए, जैसे हमारे शैलेश जी हैं, इनका आए दिन अखबारों में नाम आते रहता है। जो नहीं भी जानता है अगर भूले भटके भी अखबार को देखेगा तो समझेगा ना बक्सर में कोई शैलेश जी है, इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी नमामि गंगे के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि गंगा जो है, जिसको हम सब जानते हैं कि कितनी पवित्र हो गई है, हम लोग मानते पवित्र हैं, लेकिन गंगा का पानी देखेंगे तो वो पीने लायक स्थिति देख करके नहीं समझ में आएगा। लोग आध्यात्मिक जो व्यक्ति हैं वो श्रद्धा से भले उसका जल पान कर लेते हैं, जलनामे समझ करके, या और नहा भी लेते हैं, लेकिन घर में उससे साफ पानी आपका नल में आ रहा है, आप नहीं पीते हैं, आरो लगाते हैं, क्योंकि हमको स्वस्थ रहना है। और गंगा को स्वस्थ नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, कूड़े कचरे डाल देते हैं। तो उसकी सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। हम उसकी सफाई भी करते हैं तब हमारा विकास होगा। हमारा देश दुनिया जो है हमारी प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति में क्या क्या आवश्यक है, इसको जल, पानी, वायु, मिट्टी, ये सब चीज जो जिससे हम बने हैं, हमारे आसपास वो चीज है, उसको साफ रखने की जिम्मेदारी भी है। उसको साफ अगर रखने का छोटा से छोटा प्रयास करते हैं, घर से प्लास्टिक कचरा मुक्त करते हैं, तो हमें नेतृत्व क्षमता भी आएगी और हमारी पहचान भी बनेगी। तो इस तरह से हम प्रतिनिधि के रूप में गिने जाएंगे और अच्छा गाइड भी कर सकते हैं दूसरे को। अपना आपके पास जो अनुभव होगा, आप जो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जो अच्छा वाला अनुभव है, उसको दूसरों को भी बताना चाहिए। कोई बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ सीख लिए और अपने साथ ही ले गए, वो दूसरे को बांट नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। हम लोग को फलदार वृक्ष बनना चाहिए कि फल हमारे पास है, उसका हम तो प्रयोग कर ही लिए, जिसके पास नहीं है उसको भी हम दे, उसको भी इसका लाभ मिले। इसके लिए हमारा जो विचार है, हमारा जो दिल है, वो बड़ा होना चाहिए, उदार होना चाहिए। हम परोपकारी हमको बनना चाहिए। ये सब संस्कृति हमारे हिंदुस्तान का ही है, हमारे भारत का ही है कि हम अपने लिए कम जीते हैं, दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। तो ये भावना भी कब विकसित होगा, जब हम इस तरह के कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तब हम अनुभव को भी साझा कर पाएंगे, दूसरों के बीच रखकर उनको भी अपना एक आदर्श दे सकेंगे। अभी स्वामी विवेकानंद जी का हम लोगों ने कई चित्र पर दीप वहाँ पर पुष्पांजलि दिया वहाँ पर और उनका स्वागत किया। वहाँ से प्रेरणा लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या अपने ज्ञान को अपने अंदर रखा। वो उस समय जितना ज्ञान उनके पास था, और भी कई ऋषि मुनि थे उस समय में, यहाँ पर संत थे जिनके पास उनसे हो सकता है ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन वो सब अपने ही तपस्या में मगन थे, अपने ही पूजा पाठ कराने में मगन थे, अपने बैल चलाने में या अपने जगह आश्रम में बैठे बैठे
तो ऐसे में हमारे यहाँ का जो पहचान बनना था वो नहीं बन पाया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज को बाहर निकाला और उनके बीच जाके बाहर निकाला जिससे हम शासित हो रहे थे, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। शासक तंत्र अगर उस बात को समझ ले तो आम जनता आसानी से समझ लेता है, उनका अनुकरण करता है। आज मोदी जी कुछ कह देते हैं तो उनके फॉलोअर्स तुरंत अब उनकर उनके बातों को मानने के लिए बात हो जाते हैं, एक बार में सच उसको स्वीकार कर लेते हैं। विरोधी भले नहीं करते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं एक बार में स्वीकारते हैं कि नहीं ये बात सही है। हम लोग जानते रहते हैं पहले से भी, तब भी अगर उस प्रभावी व्यक्ति के द्वारा वो बोली जाती है तब हम लोग उसको मानते हैं। तो और इसके बाद जो है इस उद्देश्य में सशक्तिकरण की बात की गई है। तो सशक्तिकरण कब होगा, जब हमारे पास शक्ति कब होगा, आज का युग अर्थ युग है। आर्थिक दृष्टि से अगर हम सशक्त हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तभी हमारी पहचान बनती है। आप पैसे आपको कमाना भी है, तभी आपके घर की खर्ची भी चलना है। तो ये भी इसके लिए जो स्किल इंडिया का है, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन के जमाने में जो काम आप सब साइबर कैफे जाकर कराते हैं, किसी से पूछते हैं, वो काम आप खुद भी कर सकते हैं। क्या इसको समझना है? सभी को छोटे मोटे अभी सबके पास हर घर में एंड्रॉइड फोन है, वो कंप्यूटर ही है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सभी युवाओं को खास करके कंप्यूटर का नॉलेज हो। छोटा सा एक कोर्स है DCA, वो जरूर कर लीजिए। आपके आसपास जो ये कई तरह की योजनाएं हैं उसमें जुड़ जाइए, यहाँ से आपको ऑफिस से पता चल जाएगा। और ये तो जरूरी चीज है, बेसिक चीज है। जैसे आगे पढ़ना तो मैट्रिक सबको करना होगा, वैसे ही कंप्यूटर का नॉलेज आपको रखना होगा। क्या उसका सिंपल लैंग्वेज होता है, इंग्लिश में रहता है, तो हल्का फुल्का इंग्लिश भी समझना होगा और फिर जो काम चाहेंगे उससे करा सकेंगे। तो सशक्तिकरण के मार्ग पर आगे हम कब बढ़ सकेंगे, जब हमको उसका ज्ञान होगा और उसके बाद आगे हम बढ़ने में हमको अच्छा सहूलियत होगा। तो इसको आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो अपने अंदर जो आपका गुण है उसको आगे करने के लिए मंच प्रदान करता है ये। तो आपका क्या रुचि है? जिनको गाने में रुचि है उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। जिनको एक्टिंग करने में रुचि है उनके लिए नुक्कड़ नाटक किया जाता है। अगर उसमें से सिलेक्टेड 20-25 लोग हो जाए तो अच्छा एक प्रोग्राम जिला स्तर पर मंचन करके किया जा सकता है। इस तरह से पहचान आगे करने का। जिनको भाषण देने की प्रतियोगिता में भाग लेना है तो वो भी साल में कार्यक्रम कराया जाता है। युवा का एक युवा सांसद एक कार्यक्रम होता है, यूथ सांसद हुआ था, तो उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बोलने में हिचक होती है, हम लोगों को भी होती है। लेकिन आप लोग इसको अगर अभी से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो कम जान करके भी ज्यादा बोल सकेंगे। तो बोलते बोलते ये प्रैक्टिस होता है, इसके लिए यहाँ पर आपकी व्यवस्था की जाएगी। तो जो भी आपके बीच है, जो नहीं बोला गया है, वो भी अगर आप में गुण है कुछ करने की, तो उसको भी एक मंच प्रदान किया जाएगा, एक रास्ता दिखाया जाएगा। मार्गदर्शक के रूप में NYK है। तो इसके साथ अन्य लोगों को भी आप अपने समाज में जोड़ सकते हैं। जो पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं उनको भी खास करके जोड़ना है। और जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, वो अपने कॉलेज में, स्कूल में वहाँ भी कार्यक्रम होता है, NCC है, और कॉलेज में जाकर के NSS होता है। तो जो कॉलेज के विद्यार्थी होंगे, यानी कि इंटर के बाद के जो विद्यार्थी होंगे, उनको ये पता होगा या नहीं है तो जान लीजिए कि हर एक कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है, ये एक विभाग होता है, उसके प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं। उनके अंतर्गत आप उनसे संपर्क करिए, उनसे जुड़िए, और वो भी यही कार्यक्रम कराते हैं। उनके पास उतना फंड नहीं होता है, खर्च करने के लिए नहीं होता है, लेकिन उस रास्ते पर पहुंचाने के लिए वो भी वही काम करता है। अगर आप MD कॉलेज के कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी टीम खड़ा करना है, इसमें आगे बढ़ना है। तो जो लोग आगे इसमें आना चाहते हैं वो इससे जुड़ करके आगे जरूर बढ़ने में सहूलियत होगी। तो हम सब मिल करके, चाहे वो NSS हो, NCC, देखिए अभी NCC के अफसर यहाँ पर आए थे, तो सभी लोग मिलकर एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। भले सबका रूप अलग अलग है, ड्रेस अलग अलग है, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि युवाओं को एक सशक्त भविष्य देना है।
इस तरह से और भी इसमें बहुत सारा योजना है। इसमें स्वच्छ ग्राम, हरित ग्राम मुख्य रूप से इसमें अभी हम लोग को गांव में कार्यक्रम ये हो रहा था कि अपने गांव को हरियाली युक्त बनाना है, अपने आसपास खाली जहाँ जमीन है उसमें पेड़ पौधे लगाना है। नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इस पर बोलना चाहेंगे कि शिक्षा नीति हमारी जो है वो तय सरकार करती भले है, क्योंकि सरकार व्यवस्था देती है कैसे पढ़ना है। हम अपने स्तर से भी इसमें सुधार कर सकते हैं। सरकार इसमें ये जो नियम है कि 1986 का चल रहा था कि सिलेबस में इस तरह से पढ़ना है, जो कि 10+2 फिर 3 इयर्स का डिग्री कोर्स, फिर 2 इयर्स का पीजी कोर्स, इसमें परिवर्तन किया है। इसमें जो ये है अभी का था कि एक ही साथ जब आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो बिना कोर्स कंप्लीट किए आप बाहर नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो आधा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो लॉस हो जाता था। तो इन सारे चीजों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि आप बीच में छोड़कर नया कार्यक्रम भी कर सकते हैं। और इस तरह से इसको लागू होने में हमको लगता है कि आप सबको ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। आपके छोटे भाई बहन को ये नई शिक्षा नीति का योजना का लाभ मिलेगा। इसको लागू होने में 5-10 साल लग जाएंगे। अभी इस पे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे सिलेबस में चेंज करना है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो सभी चीजें 2000 ईस्वी के पहले भी पढ़ते थे और आज 2022 है, आज भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं। कितनी नई बातें आई हैं, उन सब चीजों को हम लोग अभी जोड़ नहीं पाए। तो इसके लिए भी सिलेबस बनाने का काम, उसका टेक्स्ट बुक बनाने का काम, इन सब कामों में समय लगता है। तो ये अभी 2035-34 का टारगेट रखा गया है। तो आप सब उस समय पढ़ करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। उस समय सब गार्जियन बन जाएंगे, सबके बाल बच्चे हो जाएंगे। तो उनको ये काम आएगा कि वो बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें और भी योजनाएं हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब अपने वाले को प्राप्त करना चाहते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रज्ञान शर्मा जी, जो अपने हम युवाओं को बहुत ही अच्छा संदेश दिया आत्मनिर्भर बनने में। आंखों से दूर दिल के करीब था, आंखों से दूर दिल के करीब था, मैं उसका और वो मेरा नसीब था। न कभी मिला न कभी जुदा हुआ, रिश्ता हम दोनों का कितना अजीब था। अब इसी के साथ अब मैं जिला युवा अधिकारी महोदय के हाथों हमारे आए हुए युवा क्लबों को खेल सामग्री प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले नवरत्न कला मंच जो डुमराव से आए हैं, अध्यक्ष महोदय और सांस्कृतिक महोदय कृपया मंच के पास आ जाए और खेल सामग्री प्राप्त करें। नवरंग कला मंच डुमराव। सभी मुख्य अतिथियों से आग्रह करता हूं कि ठीक है। अब इसके बाद द फर्स्ट लाइफ फाउंडेशन रघुनाथपुर ब्रह्मपुर ब्लॉक से आए हुए सचिव आ जाइए। उसके बाद नेहरू विकास समिति के सचिव, यानी कि मैं ही हूँ सचिव, तो मैं ही सर से ले लेता हूँ।
सम्राट अशोक युवा क्लब चक्रहसी से जो अध्यक्ष या सचिव आए हैं कृपया आ जाए मंच के पास। शहीद भवन सिंह युवा क्लब पोखरा से जो आए हैं। शहीद भवन सिंह युवा क्लब पोखरा ब्रह्मपुत्र जो आए हैं कृपया मंच के पास आ जाए। गोलू राय कृपया आ जाए। आज केवल 5 ही क्लब को दिया जाएगा, बाकी ऑफिस से सभी को दिया जाएगा। हाँ, सभी लोग कृपया एक एक अपना सामान लेकर आ जाए। जो भी हमारे क्लब के अध्यक्ष या सचिव महोदय हैं तो एक एक अपना खेल सामग्री लेकर आकर हमारे स्टेज के पास आ जाए। सामने एक एक खेल सामग्री अपना ले लीजिएगा। अब हमारे बीच जो भी गायक में आए हुए हैं प्रियंवदा दुबे, रूपम दुबे और ज्योति कुमारी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आए। चूंकि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो जिले युवा पदाधिकारी और हमारे 3 जो है कलाकार हैं और उसके साथ नेहरू नौरव कला मंच के अध्यक्ष और सांस्कृतिक मंत्री है वो भी आ जाए। सामूहिक रूप से उनको शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। किसी को दे दीजिए फोटो। पत्रकार बंधु प्रभात खबर से आए हुए मनोज मिश्रा जी को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि के रूप में एक गान प्रस्तुत होगा तो मैं प्रियंवदा दुबे से चाहूंगा कि अपने टीम के साथ आ जाए और लता मंगेशकर जी के श्रद्धांजलि के रूप में गान प्रस्तुत किया जाए।
माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल न जाओ उनको, इसलिए सही कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग लता मंगेशकर जी को याद किए। अब मैं देवराजी साहब लेखपाल नेहरू व केंद्र बक्सर जिसे आग्रह करता हूँ कि आए और धन्यवाद देकर हमारे दूर दराज से आए हमारे अतिथियों को देकर धन्यवाद। एक बार जरा ध्यान दे दीजिए, आप सभी से आग्रह है कि जलपान करिएगा। इतना देर समय तो हो गया है, मगर कुछ पल और ध्यान दे दीजिए। अगर हमारे युवा साथियों में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो बता दें, हाथ उठा दें। युवा साथी जो भी हैं कृपया हाथ उठा दें, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम गायत्री देवी है, कॉलेज गेट से आए हैं आजीविका के तरफ से। सर के पास करते हुए हम एक आध्यात्मिक भजन गाना चाहते हैं आप लोग के समक्ष। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी।
अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। भाई और बंधु तेरे काम नहीं आएंगे, कुटुंब कबीला सब यही छूट जाएंगे। कहाँ संग चलेंगे तेरे मीत और साथी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। खाना और पीना केवल नहीं तेरा काम है, गुरु का भी ज्ञान ले ले, जहाँ हरि नाम है। बीत न जाए तेरी खाली जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यही इन्होंने बताया। तो और कोई साथी अगर कुछ बोलना चाहते हैं? और कोई? बस रहने दे। तो चलिए अब मैं लेखपाल जी से आग्रह करता हूँ कि आए और धन्यवाद देकर इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। अतिथि, इष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि हमारे निवासी महोदय श्री महात्मा शांति जी और NSS से आए पदाधिकारी श्री राज जहां शर्मा जी, नेहरू आश्रम में नवाई नगर के तहत कार्यरत जिला सहायक परिवार पदाधिकारी महोदय, सभी को आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। और बक्सर जिले के विभिन्न युवा खंडों से, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे युवा साथियों, भाइयों बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूँ, कहूँ? Yes, sir. कहूँ? Yes, sir. यही कहूँ, जब हम इस धरती पर आए हैं, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो करके कुछ ना हो। जय हिंद, जय भारत। हमारे दूर दराज से चलकर आए हुए सभी सदस्यों का, हमारे अतिथियों का, जो आ गए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं आए उनको भी धन्यवाद, जो परोक्ष है उनको भी धन्यवाद और जो अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम के लिए सहायता किए हैं उनको भी धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम का समापन किया जाता है। तो आप लोग जलपान कर लीजिए और सही जगह पर आप लोग उसका डब्बा फेंकिएगा, पानी का बोतल सही जगह पर रखिएगा, क्योंकि सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। और फिर अगला कभी प्रोग्राम हो तो इसी तरह शहर आप दौड़े चले आइएगा। बहुत ही अच्छा रहा। जय हिंद, जय भारत।